तो काइनेमेटिक्स मैंने ये डिफाइन किया कि फिजिक्स का वो ब्रांच जो पार्टिकल के मोशन को डील करे बिना कारण को जाने हुए, विदाउट नोइंग द कॉज बिहाइंड इट, इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। समझ गए? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट नोइंग द कॉज बिहाइंड इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन में पार्टिकल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करने के लिए। किसके लॉन्ग? एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करने के लिए। इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड, द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड, द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड, the particle is restricted या constrained, constrained to move along a straight line, to move along a straight line, to move along a straight line, ठीक है? and let the particle is moving on x axis, and let the particle is moving on x axis, and let the particle is moving on x axis। मान लो कि पार्टिकल मूव कर रहा है किसके लॉन्ग? x एक्सिस के लॉन्ग। समझ गए बात को? वन डायमेंशन में पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड होगा या कॉन्स्टेंट होगा किसके लॉन्ग मूव करने के लिए? स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, है ना? और मान लेते हैं कि जिस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है वो कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। समझ गए? तो देखो, ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है ना? ये ओरिजिन है, समझे बात को? और इधर ले लो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव सेंस इधर हो जाएगा, हाँ, और नेगेटिव सेंस इधर हो जाएगा। समझ गए बात को? इस साइड, है ना? अब डिस्टेंस मेजर कहाँ से करेंगे? ओरिजिन से। तो इधर नापेंगे तो पॉजिटिव, इधर नापेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना? ऑल डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। समझ गई बात को? सुनो यहाँ पर बोर्ड पे देखो, अभी समझिए। मान लो किसी टाइम पर आपका पार्टिकल पी पॉइंट पर था, समझिएगा, किसी टाइम पर पार्टिकल कहाँ पर था? पी पॉइंट पर। लेट एट टी सेकंड, एट टी सेकंड द पार्टिकल वॉज एट पी। पार्टिकल कहाँ पर था बाबू? पी पर। द पार्टिकल वॉज एट पी। पार्टिकल कहाँ पे था? पी पर। बोलो ना। तो जब पार्टिकल पी पर था तो ओ ओरिजिन है, ओरिजिन से पार्टिकल का जो अलजेब्रिक डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से पार्टिकल का जो अलजेब्रिक डिस्टेंस होगा, ये वर्ड अलजेब्रिक क्यों लगाया? क्योंकि ये डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पार्टिकल इधर है, एक्स पॉजिटिव होगा, पार्टिकल इधर होता, एक्स नेगेटिव होता। समझ गए? The algebraic distance of particle from the origin at a given time is the position of the particle at that time। यानी ये x जो हुआ वो पार्टिकल का पोजीशन हुआ किस टाइम पर? t टाइम पर। समझ गए बात को? The algebraic distance, the algebraic distance, the algebraic distance, the algebraic distance of particle, the algebraic distance of particle from origin, from origin, the algebraic distance of particle from origin is the position of particle, is the position of particle, is the position of particle at any time, at any
टाइम। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर टी टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन कितना है? एक्स। कितना है? एक्स। समझ गए बात को? सो एट टी सेकंड, किस टाइम पर? टी सेकंड पर। बोलिए ना जी, किस टाइम पर? टी सेकंड पर x इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। x इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। x इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। बात आ गई समझ में? नोट करो। अब आप ये सोचिए कि अगर ये x कांस्टेंट है, x क्या है? कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पार्टिकल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। समझ गए बात को? क्योंकि पोजीशन ही नहीं चेंज करेगा, इसका मतलब पार्टिकल किस चीज में हुआ? रेस्ट में हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। क्योंकि पोजीशन कहाँ से नापे हैं? ओरिजिन से। बात फॉलो की है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, ओरिजिन से पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल रेस्ट में रहेगा। समझ में आई बात? यानी अगर x कांस्टेंट है, अगर x कांस्टेंट है, क्लियर है? यस सर। इसका मतलब कि द पार्टिकल इज एट रेस्ट, द पार्टिकल इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझ गए? यस सर। क्योंकि पार्टिकल का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना? यस सर। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू किसके? ओरिजिन। बात आ गई समझ में? पार्टिकल का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है। समझ गए बात को? और अगर x वेरिएबल है, तो वेरिएबल कहने का मतलब x टाइम का फंक्शन है। x टाइम का क्या है? फंक्शन है। मतलब यहाँ पर x वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मोशन में है, क्योंकि पार्टिकल का ये पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। बात फॉलो किए? है ना? बोलो, द पार्टिकल इज इन मोशन, द पार्टिकल इज इन मोशन, द पार्टिकल इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके? ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कहने का मतलब पार्टिकल का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। समझ में आई बात? द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग, इज चेंजिंग, इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके? ओरिजिन। पार्टिकल का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। चलिए, तो हम लोग को मोशन डील करना है तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज करना होगा। समझ गए? तो टी टाइम पर पार्टिकल कहाँ पे था? पी पॉइंट पर। मान लो टी डैश टाइम पर पार्टिकल पहुंच गया कहाँ पर? पी डैश पॉइंट पर। कहाँ पर? पी डैश पॉइंट पर। लेट एट टी डैश सेकंड द पार्टिकल मूव्स टू कहाँ? पी डैश। बोलो ना। जब पार्टिकल पी डैश पे पहुंच गया तो फिर से ओरिजिन से आप उसके पोजीशन को नापिए, तो नया पोजीशन मिलेगा आपको। उसको मान लिया x डैश। क्या मान लिया? x डैश। समझ गए? तो x डैश उसका पोजीशन हो गया किस टाइम पर? t डैश टाइम पर। न्यू पोजीशन है ना? x डैश इज इक्वल टू पोजीशन
इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी डैश सेकंड। किस टाइम पर? टी डैश सेकंड पर। समझ गए बात को? तो ये बताओ कि जब टाइम इतना से इतना चेंज हुआ तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ। यस सर। ये जो पार्टिकल के पोजीशन में चेंज हुआ, पार्टिकल के पोजीशन में जो चेंज हुआ, यही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। यही पार्टिकल का क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। बात फॉलो किए? हाँ। अब एक नया टर्म आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, समझ गए बात को? यस सर। ठीक है। द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। समझ गए? यस सर। पार्टिकल के पोजीशन में जो चेंज हुआ in a given time interval, in a given time interval, in a given time interval, in a given time interval is the displacement of the particle, is the displacement of the particle, displacement of particle। बोलिएगा बाबू। यस सर। in that time interval, in that time interval, in that time interval, in that time interval। समझ गया बात को? in that time interval। इस पे लंबा बहस होगा। यानी ये जो वर्ड डिस्प्लेसमेंट आया, ये सिंपली क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। समझ गए बात को? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कंसर्न होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है। समझ गए बात को? उसको पाथ, रास्ते से उसको कोई मतलब नहीं है ना? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। समझ गए? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी पाथ। आपने रास्ता कौन सा अडॉप्ट किया है, उससे डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ मतलब है इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन से। इट हैज नथिंग टू डू, इट हैज नथिंग टू डू with path of the particle, with path of the particle, path of the particle। बोलो कोई डाउट? हम बता देंगे सब कुछ फील के साथ। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस क्या? इनिशियल पोजीशन, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ गए बात को? पहले बताइए। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। बात फॉलो किए? चेंज इन पोजीशन। आई हैव डिफाइंड जस्ट डिस्प्लेसमेंट एज चेंज इन पोजीशन। तो देखो, द डिस्प्लेसमेंट सफर्ड by the particle, the displacement suffered by the particle, है ना? in the given time interval, in the given time interval, in the given time interval है ना? बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्योंकि चेंज इन पोजीशन है। क्या है? चेंज इन पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्स डैश माइनस कितना? एक्स। और यही इसको रिप्रेजेंट करो डेल्टा एक्स से। किससे? डेल्टा एक्स से। बोलो क्लियर है? तो यही डेल्टा एक्स उस पार्टिकल का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस कितना? इनिशियल पोजीशन। समझ गए बात को? इतना तो क्लियर हो गया। फिगर में गौर करो
फिगर में x डैश माइनस एक्स कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, Yes, sir. बोलिए ना, Yes, sir. x डैश माइनस एक्स आपको ये दिख रहा है। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में एक वेक्टर है जो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है। बात फॉलो किए? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है Correct. जो इनिशियल पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है किससे? फाइनल पॉइंट से। बात फॉलो किए? Yes, sir. बोलो क्लियर? Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। अब 1D में हम लोग ऊपर में एरो का साइन यूज नहीं करेंगे, मोशन इन प्लेन में यूज करेंगे, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, है ना? बोलो ना। Yes, sir. whose tail, जिसका टेल कहां पर होगा? इनिशियल पॉइंट पर। whose tail is at initial point, whose tail is at initial point, whose tail is at initial point and head is at final point. हेड कहां पर होगा? फाइनल पॉइंट पर। whose head is at final point, हेड कहां पर होगा भाई लोग? फाइनल पॉइंट पर। बात आई समझ में? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होगा जिसका टेल कहां पर होगा? इनिशियल पॉइंट पर, और हेड कहां पर होगा? फाइनल पॉइंट पर। नोट करो तो एक ऐसा वेक्टर हुआ जो इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करेगा, मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट कहां पर होगा? Head पर. जिसका टेल कहां पर होगा? इनिशियल पॉइंट Point पर, पर. और हेड कहां पर होगा? Final फाइनल point पॉइंट पर. पर। टेल इनिशियल पॉइंट पर और हेड कहां पर? फाइनल पॉइंट पर। यानी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से किसकी तरफ? फाइनल की तरफ। तो ये पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आई बात? Yes, sir. आइए, आप इतना पढ़े तो आपको इस पे क्वेश्चन हम करवा देते हैं फिलहाल। समझ गए बात को? तो बोर्ड बेटा है, Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल varies with time as, varies with time as, varies with time as, समझ गए? x बराबर 4t स्क्वायर प्लस 3, मतलब पोजीशन डिपेंड कर रहा है किस पर? टाइम पर। मतलब उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। Yes. बोलो, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मेजर्ड, measured from time, measured from time, t बराबर 0 सेकंड टू t बराबर 10 सेकंड। समझ गए? 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच पार्टिकल का क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। समझ गए बात को? तो देखो, पोजीशन और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है और आपने पढ़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट दरअसल क्या है? चेंज इन पोजीशन है। वेक्टर तो है ही, क्या है? चेंज इन पोजीशन है। क्या है? चेंज इन पोजीशन है। आप पहले t इक्वल टू 0 टाइम डाल करके इनिशियल पोजीशन निकाल लो और t इक्वल टू 10 डाल करके फाइनल पोजीशन निकाल लो। समझ गए? तो देखो, इनिशियल पोजीशन xi कर दिया, t इक्वल टू कितना डाले? 0। तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर अब प्लस 3, यानी बराबर कितना आ गया? 3 मीटर, है ना? आप x को नापे होंगे x इन मीटर, x को किस में नापे होंगे? मीटर में। 3 सेकंड, 3 सेकंड। बोलो क्लियर है? और अब बताओ फाइनल पोजीशन, चलो बोलो, t का वैल्यू क्या पुट कर दो? 10। तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर अब प्लस कितना? 3। 100 चूंकि 400 अब प्लस 3 बराबर कितना आया? 403 मीटर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब गौर करो, ये ओरिजिन है, बोलिए ना। Yes, sir. जीरो समय पर t इक्वल टू 0 समय पर
x का वैल्यू कितना आया था 3 मीटर, यहाँ पे x का वैल्यू 3 मीटर था। बोलो क्लियर है। और 10 सेकंड पर x का वैल्यू कितना आया 403 मीटर। 10 सेकंड पर x का वैल्यू कितना आया 403 मीटर। बोलो क्लियर है। ये बताओ डिस्प्लेसमेंट तो आपका ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा जिसका टेल इनिशियल पॉइंट पर और हेड कहां पर फाइनल पॉइंट पर, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये कैसे निकलेगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। समझिए बात को। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन एक्सएफ माइनस कितना एक्सआई। एक्सएफ की वैल्यू कितनी है 403 और एक्सआई की वैल्यू कितनी है 3 और ये घटा करके कितना आ गया 400 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया। बात फॉलो किए। ये किसका वैल्यू आ गया डिस्प्लेसमेंट का। समझ गया बात को। क्लियर है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया आपका। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, मतलब लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं रहे। जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 2, ये ओरिजिन है ना। बोल क्या है बोलो ओरिजिन। यहाँ पर हम लिया पॉइंट ए। बोलो क्या लिया ए पर एक्स का वैल्यू मान लो 4 मीटर है, बी पर एक्स का वैल्यू मान लो 10 मीटर है। सुनना, सी पर एक्स का वैल्यू मान लो 6 मीटर है। क्या है 6 मीटर। यहां से इस बात का फील आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। पार्टिकल मूव किया फ्रॉम ए टू बी। पहले ए से कहा बी पर, अब बी से कहा सी पर। बोलो क्लियर है। पहले पार्टिकल ए से बी पर आया, अब बैक होकर के बी से सी पर आ गया। अरे बोलो ना। पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी। बोलो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या कहा था, एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल इनिशियल पॉइंट पर हो और हेड कहां पर हो फाइनल पॉइंट पर। रास्ते से कोई मतलब नहीं है। नहीं समझ में आया। टेल कहां पर हो इनिशियल पॉइंट पर और हेड कहां पर हो फाइनल पॉइंट पर। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स। यानी कितना डेल्टा एक्स। बोलो क्लियर है। और डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन मतलब सी का पोजीशन। सी फाइनल पॉइंट है तो सी का पोजीशन बोलो 6 माइनस 4। चलिए बोलिए कितना आ गया 2 मीटर। कितना आ गया 2 मीटर। समझ में आई बात। इससे ये फील आपको पता चला कि पार्टिकल भले ए से बी पर गया और बी से सी पर गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको सिर्फ मतलब है इनिशियल पॉइंट से और किस से फाइनल पॉइंट से। बात फॉलो किए। क्लियर है। नोट डाउन कर लो। इससे इस डायग्राम से सेकंड डायग्राम से एक फील ये मिलता है कि भले पार्टिकल ए से बी पर गया और बी से सी पर आया। गौर करो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है कि नहीं। सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है। बात फॉलो किए। अरे बोलो। तो आप ये भी कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच। बात फॉलो किए। बोलो। लेकिन उसको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलना। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलना। समझ में आई बात। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट the magnitude of displacement the magnitude of displacement is the shortest length between बोलो
इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। समझ गए बात को? ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, वेक्टर ड्रॉ करना होगा तो टेल को रख देंगे इनिशियल पॉइंट पर और हेड को कहाँ रख देंगे? फाइनल पॉइंट पर। समझ गए? अरे इवन दो ऑन द, अगर मान लो अभी तो वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, अगर मान लो पार्टिकल एक कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, जैसे मान लो ऐसे मूव कर रहा है, मान लो ए से गया कहाँ पर? बी पर, है ना? और रास्ता कैसा है उसका? कर्व, लो कर्व रास्ता है ना? तो पाथ ये हुआ कर्व, बट डिस्प्लेसमेंट हैज नथिंग टू डू विद द पाथ। टेल रख दो कहाँ पर? इनिशियल पॉइंट पर। हेड रख दो कहाँ पर? फाइनल पॉइंट पर। डिस्प्लेसमेंट ये होगा, बोलो ना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आई बात? ये उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना? रास्ता से उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बात फॉलो किए? द वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, है ना? और जब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिएगा तो वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बात फॉलो किए? तो हमको लगता है डिस्प्लेसमेंट को लेके जितना भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। जैसे एक और चीज समझो, मान लो ए, देखो यहाँ पर, ये मान लो और ए है, ओरिजिन यहाँ पर ले लिया, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 10, अरे बोलो ना, ए से पार्टिकल बी पे आया, बी पर एक्स का वैल्यू 50, बोलो ना, अब बी से लौट के पार्टिकल ए पे आ गया, कहाँ पे आ गया? ए पर, है ना? यानी यहाँ जो पाथ है वो कुछ इस तरह का है, ए से कहाँ गया? बी पर, और बी से रिटर्न होके कहाँ आ गया? ए पर, लौट के तो ए पर ना आ गया। चेंज इन पोजीशन 0। अरे बोलिए ना, इनिशियल पोजीशन भी 10 है और फाइनल पोजीशन भी क्या है? 10 है। बोलिए, जब बात आएगी डिस्प्लेसमेंट की, फाइनल पोजीशन माइनस कितना? इनिशियल पोजीशन, है ना? ये 10 माइनस 10 और ये कितना हो जाएगा? 0, है ना? यानी याद रखना कि इन अ राउंड ट्रिप में the overall displacement of particle is 0। पार्टिकल का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है। मतलब जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। समझ के बात को? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। पूरा बात आई समझ में? पूरा कोई डाउट? तो डिस्प्लेसमेंट को लेके जितना भी कंफ्यूजन होगा वो आज दूर हो गया होगा। समझ गया बात को? चलिए अगला क्लास में एवरेज वेलोसिटी।